स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि 20 आवर्स के अंदर हम ज्योग्राफी को पूरा करने वाले हैं और ज्योग्राफी के अंदर साथ साथ में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनकी भी डिस्कशन करेंगे। दिस इज द सेकंड सेशन। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो यू कैन गो इनटू द प्लेलिस्ट, वॉच द प्रीवियस सेशन एंड देन आफ्टर कनेक्टिविटी में आप सेकंड सेशन को देखेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आपको दिखाए हैं, लाइक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे राइट हियर। होपफुली इन क्वेश्चंस के आंसर आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे सेशन को देखने के बाद। तो चलिए पहले हमारी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस के कैसे आंसर को पुट अप कर सकते हैं, कैसे बेटरली हम इनके आंसर दे सकते हैं। यस, राइट हियर। तो हमें ये पता है कि कल हम डिस्कशन जो कर रहे थे वो डिस्कशन में हमने ये देखा था कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सीज क्या है, स्टार सिस्टम क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कल किया था। थोड़ा सा अगर रिवाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि द लार्जेस्ट सिस्टम व्हिच इज नोन एज यूनिवर्स के अंदर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं। उन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी आती है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा अपना काफी सारे स्टार सिस्टम है, जिनमें से एक स्टार सिस्टम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे प्लेनेट हैं और प्लेनेट के अराउंड में नेचुरल सैटेलाइट हैं जिनको कि मून बोलते थे। प्लेनेट को हमने दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया था, इनर प्लेनेट एंड आउटर प्लेनेट। अब आज हम सबसे पहले तो ये बात करने वाले हैं कि आज मॉडर्न व्यूज के हिसाब से हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली बना कैसे था। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपने काफी बार सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। तो आज हम एक्चुअली यही डिस्कशन करने वाले हैं कि बिग बैंग थ्योरी इन रियल थी तो थी क्या, मतलब ऐसी क्या चीज थी, क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया था बिग बैंग थ्योरी के अंदर। तो देखो यार यहाँ पे क्या है, बिग बैंग थ्योरी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि देयर वाज अ स्मॉल न्यूक्लियस, देयर इज अ स्मॉल एटम, ठीक है, एक छोटा सा एटम जो है आपके पास देखने को मिला था, जिसके अंदर की क्या होगा, इनफाइनाइट एनर्जी थी और उसकी काफी ज्यादा डेंसिटी भी देखने को मिल रही थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतनी स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर हमारे पास इतना बड़ा लैंड मास होगा तो डेंसिटी तो नेचुरली ज्यादा होगी ही होगी। तो मतलब इनफाइनाइट डेंसिटी भी देखने को मिल रही थी, इसके साथ साथ में एनर्जी भी काफी ज्यादा थी। अब इसके अंदर होता है एक एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन जब होता है तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोजन के बाद में दे विल बी स्प्रेडेड, मतलब पार्टिकल्स विल बी स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये पार्टिकल जो है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड होना स्टार्ट होते हैं और यहां से आपके यूनिवर्स के बनने की शुरुआत होती है। यहां से आपके यूनिवर्स के बनने की जो है वो शुरुआत हो जाती है। मतलब बिग बैंग थ्योरी जो है वो आपके लिए एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का एग्जाम्पल पोजेस करती है। अच्छा, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से। कल मैंने आपको बताया था कि हबल टेलीस्कोप की स्टडी से हमें पता लगा है कि यस, यूनिवर्स जो है वो रियल में ही एक्सपेंड कर रहा है। एंड नो डाउट बिग बैंग थ्योरी ने भी यही बोला कि जो हाईली डेंसिटी पार्टिकल था, जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, जो एक स्मॉल बॉल थी, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ और उसी से आपका क्या बन गया, यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हुआ। और स्टिल एट प्रेजेंट, आज की डेट पे भी अगर मैं बात करता हूं तो आपका यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर आज की डेट पे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो वी वांट टू नो कि ये एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे क्या एविडेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है। व्हाट आर द एविडेंसेस? बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने कल पढ़ा था कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। ठीक है, कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट की मतलब ये हुआ कि जो हमें लाइट रिसीव हो रही है फ्रॉम दी अनदर गैलेक्सी, वो अब क्या हो रही है, धीरे धीरे रेड इन कलर होती जा रही है। और हमें पता है कि जितने डिस्टेंस ज्यादा होगा हमें रेड कलर जो है वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट पहला कारण हुआ। दूसरा जो सिचुएशन आती है वो था आपका ग्रेविटेशनल एनोमलीज। तो ये भी एक कारण बनता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था आपका, कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा। तो नो डाउट यहाँ पे हबल टेलीस्कोप के अंदर एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को बताया गया था और उस एक्सपेंशन के साथ में यही बताया जाता है कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। सिंस द टाइम ऑफ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था और ये यूनिवर्स में एक्सपेंशन आज भी चलता जा रहा है। किसकी हेल्प से पता लगता है हमें? एडविन हबल ने टेलीस्कोप बनाया था, उसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि 1920 के अंदर हमारे पास यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, शायद कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिचुएशन होगी। देखो यूनिवर्स के एक्सपेंशन में हमें क्या लगता है,
सर यूनिवर्स आपने बताया कि मल्टीपल गैलेक्सीज हैं और मल्टीपल गैलेक्सीज जो हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं, तो मतलब ये हुआ कि इस तरीके से तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर जो सिस्टम है सन, इसके सराउंडिंग में जो प्लेनेट है, तो क्या ये प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है? सवाल ये पूछा जा सकता है, ये ट्रैप है, यूपीएससी आपसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, बोल सकता है आपको कि बताइए कि क्या यहां पे आपके दो प्लेनेट के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। बट आंसर आपका क्या होगा? नो। व्हाई? एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। मतलब ये हुआ कि हमारी जो पड़ोसी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी का एंड्रोमेडा गैलेक्सी से डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। बट अगर मैं बात करूं कि मिल्की वे गैलेक्सी अपने आप में एक्सपेंड हो रही है या एंड्रोमेडा गैलेक्सी अपने आप में एक्सपेंड हो रही है, सो इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। गैलेक्सी एक्सपेंशन की बजाय दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स विच इज हैपनिंग। अब हम आ जाते हैं ये सारी चीजों के इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखने के बाद में हम आ जाते हैं हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो जियोमॉर्फोलॉजी से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यूनिवर्स के अंदर जब हम बात करते हैं, अर्थ के सरफेस की जब बात करते हैं, तो वी कैन डिवाइड देम इन मल्टीपल पार्ट। व्हेन इट कम्स टू द अर्थ सरफेस, उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करने से पहले मैंने आपको कल एक मीनिंग बताया था किसका? ज्योग्राफी का, ठीक है। देयर वाज अ टर्म ज्योग्राफी जो हम यूज कर रहे थे, और ज्योग्राफी का मतलब था अर्थ डिस्क्रिप्शन, अर्थ डिस्क्रिप्शन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम अर्थ सरफेस के बारे में ही पढ़ेंगे। हम हमारे क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, हम कॉन्टिनेंट की बजाय ओशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हम अर्थ को क्या करते हैं, मतलब ज्योग्राफी को क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक ब्रांच कहलाएगी आपका जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि अर्थ की डेवलपमेंट, मतलब अर्थ कैसे फॉर्म हुई है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करती है, मतलब सिर्फ अर्थ के सरफेस से डील करती है। एक ब्रांच होती है क्लाइमेटोलॉजी, जो कि क्लाइमेट से डील करेगी, ठीक है। इट विल बी डीलिंग विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इट विल बी डीलिंग विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो इन सब से आपके क्लाइमेटोलॉजी डील करती है। एंड देन वी हैव द ओशियनोग्राफी, ठीक है। हमारे पास फिर क्या है? ओशियनोग्राफी देखने को मिल रहा है। ओशियनोग्राफी का मतलब है कि ये हमारे पास डीलिंग जो होगी वो होगी ओशियंस के साथ में। ओशियन जो है उनसे हम डील कर रहे होंगे, ओशियन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ओशियन के अंदर जो भी आपके डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं उनको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होगा कि हम अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, अर्थ के सरफेस के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि अर्थ का सरफेस एक्चुअली किस तरीके से बिहेव करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखो, जब अर्थ के सरफेस को आप देखते हो तो आपको ये पता लगेगा सर अर्थ का सरफेस तो इज क्वाइट अनइवन, ठीक है। अर्थ सरफेस तो बहुत ही अनइवन है। अर्थ सरफेस पे देखोगे कहीं पे प्लेन एरिया है, कोई प्लेटू एरिया है, कोई माउंटेन एरिया है। मतलब ये होगा कि हमें इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं कि ये सब एरियाज जो हैं, ये जब फीचर जो हैं वो किस तरीके से बने हैं और आने वाले टाइम पे ये किस तरीके से बिहेव करेंगे। क्या आज जो माउंटेन हम देख रहे हैं वो माउंटेन आने वाले टाइम पे माउंटेन हमेशा सस्टेन रहेगा? क्या आज जो प्लेटू हम देख रहे हैं या प्लेन एरिया हम देख रहे हैं वो हमेशा प्लेन एरिया या प्लेटू रहेगा? दैट वी वॉन्ट टू नो, that we want to discuss, that we want to actually realize। और इसके लिए जरूरी क्या हो जाता है? इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे पास फोर्सेस हो कुछ जो कि इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ फोर्सेस होंगे जो इसको कंस्ट्रक्ट करते होंगे। अब हमने मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा है कि सर इंटीरियर से कोई लावा आता है, लावा डिपॉजिट होता है और उससे भी माउंटेन बनते हैं, कुछ तो फीचर बनता ही होगा। तो एग्जैक्टली वी वांट टू नो फर्स्ट कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। हमें ऊपर तो सब चीजें दिख रही हैं, हमें बाहर की तरफ सरफेस एरिया, प्लेन एरिया, प्लेटू एरिया, माउंटेनियस एरिया, ये सब रियलाइज हो रहा है, दिख भी रहा है, विजिबल भी है। बट वी वांट टू नो व्हाट इज इनसाइड द अर्थ। अर्थ के इनसाइड में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये क्यों एसेंशियल है, क्यों पढ़ना चाहिए हमारे अर्थ के इनसाइड में क्या है, उसके लिए काफी सारे कारण होते हैं जो हमें हेल्प करेंगे। मतलब इफ वी विल बी एबल टू स्टडी अबाउट अर्थ इंटीरियर तो हमें काफी सारी चीजों के अंदर हेल्प मिलेगी। पहली चीज तो सबसे पहला सवाल जो मैंने उठाया था कि कैसे कोई माउंटेन बना, कैसे कोई प्लेटू बना, किस तरीके से कोई आपका लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में अगर मुझे जानना है, अर्थ सरफेस के बारे में अगर मुझे जानना है, तो आई जस्ट हैव ए नीड टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कुछ जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, लैंडस्लाइड, इन सब के बारे में अगर मुझे जाना है, सुनामी के बारे में जानना, तो इन सब के बारे में इफ आई वांट टू नो, तो ये कौन हेल्प करेगा? अर्थ का इंटीरियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से कि अगर मुझे किसी एरिया के अंदर मिनरल्स को एक्सप्लोर करना है, तो मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी अगेन आई हैव अ नीड ऑफ अर्थ इंटीरियर। I just want to know how the solar system came into the existence. I must aware about Earth interior, ताकि मुझे पता लगे कि सिमिलर इंटीरियर दूसरे प्लैनेट्स का भी रहा होगा और इस तरीके से चीजें जो है वो डेवलप हुई होंगी। मतलब ये होगा कि अगर हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लग जाता है, तो एग्जैक्टली वी विल गेट टू नो कि अर्थ की कंपोजिशन क्या है, अर्थ किस मटेरियल से बना हुआ है, अर्थ के अलावा प्लेनेट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ था, कौन से मिनरल्स हमें अर्थ से मिल सकते हैं, कैसे माउंटेन, प्लेटू, प्लेन एरिया, सरफेस एरिया डेवलप हो सकता है। मतलब हमारे मल्टीपल पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि ओपन अप हो जाएंगे अगर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ जियोफिजिकल फिनोमिनास भी हैं जिनके बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम अर्थ के बारे में समझते हैं। तो कौन से जियोफिजिकल फिनोमिना? ये 3 जियोफिजिकल फिनोमिना के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहला अर्थक्वेक, बहुत ही पेचीदा चीज है यार। कितनी बार हम देखते हैं न्यूज के अंदर कि हिमालयाज में काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है, नेपाल के अंदर देखने को मिला। रिसेंटली आपने देखा टर्की के बारे में कि टर्की के अंदर भी अर्थक्वेक आया। टर्की के बारे में क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं लास्ट में, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप करंट अफेयर को पढ़ते हो तो क्या उस लेवल तक पढ़ते हो आप कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाएगा तो आप उसका अच्छे से आंसर कर सको। इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसमें लास्ट में सेशन के। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि अर्थक्वेक जो है वो किसी एरिया के अंदर कभी ज्यादा आता है। हाँ, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जैसे इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट जो है, सदर्न इंडिया जो, वहां पे हमें ऐसा कभी न्यूज देखने को नहीं मिलती कि बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया। तो कोई तो लॉजिक ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से मुझे पता लगता है सम एरियाज दे आर वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक और सम ऑफ द एरियाज दे आर नॉट प्रोन टू द अर्थक्वेक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको जानना है। दूसरा, वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ना है। वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ना है मतलब वोल्केनिक इरप्शन कहां होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। वोल्केनिक इरप्शन कहां होता है और कैसे होता है, इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो ह्यूमन पॉपुलेशन कहीं रहती है, हमें पता तो हो कि यहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। और दूसरा, किस एरिया में वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा है। जैसे आपने सुना हो अगर नाम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब ये वो एरिया है जहां पे आपका काफी ज्यादा हाई लेवल पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। बट ऐसा क्यों है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, दैट वी वांट टू नो। और ये चीज मुझे समझ आएगी जब मैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानूंगा। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट है अगर उसके बारे में मुझे जानना है तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना पड़ेगा। अब देखिए, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना पड़ेगा, लेकिन इतने सारे जो लैंडफॉर्म बने, वो लैंडफॉर्म्स के लिए क्या होगा, 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक्चुअली जो लैंडफॉर्म डेवलप होता है उसको बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मतलब क्या है, किस प्रोसेस से आपका ये अर्थ का डेवलपमेंट हुआ है, वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर क्या करना चाहते हैं हम, 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। 2 टाइप के प्रोसेस के अंदर फोर्सेस होते हैं। क्या? एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखो, कोई भी लैंडफॉर्म बनता, मान लो हमने कंसीडर किया कि माउंटेन बना। माउंटेन 2 तरीके से बन सकता है, या तो अर्थ के इंटीरियर से कोई फोर्स लग रहा होगा, या अर्थ के बाहर से कुछ फोर्स लग रहा होगा। या तो एंडोजेनिक फोर्स होगा, मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ से लग रहा है, या फिर एक्सोजेनिक फोर्स होगा जो कि आउटसाइड से लग रहा है। आउटसाइड मतलब जैसे सन से, सनलाइट की वजह से, और विंड की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, वाटर मूवमेंट की वजह से। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि आपके एक्सोजेनिक फोर्स की तरह काम करते हैं। तो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक 2 फोर्सेस यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अंदर से फोर्स लग रहा है और बाहर से। एंडोजेनिक का मतलब जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है इंटीरियर से। इसके अलावा एंडोजेनिक मतलब जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो वो भी तो लैंडफॉर्म को डेवलप करता है। मतलब ये टाइप के फोर्सेस क्या होंगे, इंटीरियर से लगेंगे। लेकिन जो इंटीरियर से फोर्सेस लगते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा फोर्स होता है जो बहुत ही ग्रेजुअल लग रहा होता है, ठीक, ग्रेजुअल। और एक ऐसा होता है जो कि आपका आउट ऑफ द सडन लगता है, मतलब कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक एंड डायस्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक एंड डायस्ट्रोफिक हमेशा याद रखना। डायस्ट्रोफिक का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, स्लो फोर्स डायस्ट्रोफिक, स्लो फोर्स, और ये होता है कंस्ट्रक्टिव। ये होता है फास्ट फोर्स, ये होता है डिस्ट्रक्टिव। ऐसा पता है क्यों है? आप इसको अपने लाइफ लेसन से कनेक्ट कर सकते हो।
आप अपनी लाइफ के बारे में सोच के देखो, अगर मैं किसी भी चीज को एकदम से आउट ऑफ द सडन अचीव करना चाहता हूं, आप चाहते हो कि कल की कल मैं आईएएस बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहोगे तो भी वो कैटास्ट्रॉफिक है, वो कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करने वाला, वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, क्योंकि कल को आपके ख्वाब टूटेंगे। लेकिन हाँ, आप रोजाना मेहनत करते हो और आगे बढ़ते हो, डायस्ट्रॉफिक वे से काम कर रहे हो, धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लोगे, इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव नेचर है। तो यही टाइप के फोर्सेस भी होते हैं कि भाई आउट ऑफ द सडन बहुत तेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, डू यू थिंक वो कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा? ऑब्वियसली यार वो डिस्ट्रक्शन करेगा। इसलिए हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक और डायस्ट्रॉफिक दोनों टाइप के ही नेचर के हमारे पास फोर्सेस होते हैं, जिनको हमें अंडरस्टैंड करना, इनके बारे में हमें पता लगेगा। कब पता लगेगा? व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अर्थ इंटीरियर एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पता लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेट वर्ड तो आपने सुना होगा, बचपन आपका मैग्नेट के आसपास ही बीता होगा। काफी बार आपने ये एक्सरसाइज जरूर की होगी कि मिट्टी के कुछ पार्टिकल अपने एक पेपर पे रख के और नीचे आप मैग्नेट को घुमा रहे थे ताकि वो पेपर पे पार्टिकल आपको डांस करके दिखाएं। आई नो वेरी वेल कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, उस टाइम पे आपके पेरेंट्स आपको धमकाते थे, नाराज करते थे, डांटते थे, वो इसलिए कि उनको नहीं पता था कि आप फ्यूचर के एस्पेक्ट को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। चलिए जॉक्स अपार्ट, अब मैं आ जाता हूं मैग्नेटिज्म के ऊपर कि यार वो मैग्नेट बना कैसे था। आपको मन में आता होगा, कभी बचपन में ये फील तो किया ही होगा कि ये जो मैग्नेट मैं देख रहा हूं ये कैसे बना है, ऐसा क्या प्रोसेस हुआ होगा जिसके थ्रू ये मैग्नेट डेवलप हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड, और उसी से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे? देखो, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मैं अभी आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ज्योग्राफी की डिस्कशन कर रहा हूं, मेरा एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसको मैं अपना फील्ड बोलूंगा। इन द सिमिलर वे मैग्नेट कितने एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस डाल सकती है उसको मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानेंगे। तो कोई भी एक मैग्नेट है वो कितने एरिया में अपना इन्फ्लुएंस डालेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे है, और आज आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे कि अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे है। और आपका ये डाउट जो है, जो बचपन में रहा था कि ये मैग्नेट कैसे बने होंगे, वो भी आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। लेकिन सवाल यहां पे क्या है कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो किस लेवल तक है और कैसे डेवलप हुआ है। अगर इफ वो वी वांट टू नो अबाउट इट, हमें अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना पड़ेगा, हमें अर्थ के इंटीरियर को जानना पड़ेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट अर्थ इंटीरियर, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं अगर ये जानना चाहता हूं कि आपके इंटरनल स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम का कैसा है, मतलब जब मैं अर्थ के बारे में जान चुका हूंगा तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि देखो बिग बैंग थ्योरी तो ये बताती है कि कैसे एक स्टार सिस्टम डेवलप हुआ है, कैसे प्लेनेट डेवलप हुए हैं, और अगर लगभग सेम प्रोसेस है तो आई कैन अश्योर टू एवरीवन कि अगर प्रोसेस सेम है तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम ही रहे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम ही रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता लग जाती है कि जैसे मरकरी होगा तो कैसा दिखेगा, वीनस है तो कैसा होगा, मार्स है तो कैसा होगा, अर्थ है तो कैसा। मतलब अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान के वी कैन प्रेडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ प्लेनेट वी आर हैविंग इनटू आवर सराउंडिंग, या फिर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या चीजें देखने को मिल सकती है। सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं, अगर मैं अपने एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूं, व्हाट डू यू थिंक, क्या एटमॉस्फेयर हमेशा से था? नहीं। वैसे अगर मैं पूछूं तो एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, ठीक है ना, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। आपको पता है ये ब्लैंकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लैंकेट से माहौल चेंज होता है। आपने देखा होगा सर्दी के अंदर जब आप सोने जाते हो तो आप एक ब्लैंकेट ले लेते हो, वो ब्लैंकेट क्या करता है, वो ब्लैंकेट आपके लिए हीट ट्रैप करता है, इसलिए आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट सर्दी होने के बावजूद भी गर्म हो जाता है। मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर जिस तरीके से, जैसे आपका ब्लैंकेट आपकी सराउंडिंग कंडीशंस को डिटरमाइन कर रहा था, टेम्परेचर हीट सबको डिटरमाइन कर रहा था, वैसे ही अर्थ का एटमॉस्फेयर भी अर्थ के लिए क्या करेगा, यही हीट एनर्जी को डिटरमाइन करेगा, टेम्परेचर को डिटरमाइन करेगा, इन सब चीजों के बारे में ये बात करेगा डेफिनेटली, राइट। तो ये ब्लैंकेट ऑफ जो गैसेज हैं ये कैसे डेवलप हुए? शुरू में तो नहीं रहे होंगे, जब अर्थ नहीं है तो ब्लैंकेट ऑफ गैसेज भी नहीं होंगे। हाँ, जब अर्थ बना है तो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस भी बनेंगे। तो वी विल गेट टू नो कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या है, ताकि हमें पता लगे किस टाइप की गैसेस लेटर ऑन ऐड हुई होंगी और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलप होता चला गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके अलावा देखो, आपके और मेरे लिए जो काम की चीज है वो आ जाती है। क्या काम की चीज है? सर काम की चीज ऐसी है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन हम करना चाहते हैं। वाई? वो इसलिए कि देखो आज की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन
जो नेचर है वो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को जस्ट एक्सप्लॉइट करना चाह रही है। हमारा बिहेवियर एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन डेवलपमेंट होती जा रही है, मतलब पॉपुलेशन ब्लास्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, उतना ही एटमॉस्फेयर डेटोरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रिडनेस बढ़ती जा रही है, हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, हम सराउंडिंग एरियाज के अंदर मिनरल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो उस केस में हम ओशियन के अंदर चले जाते हैं। हैव यू हियर द नेम बॉम्बे हाई? लेकिन आप सोच के देखो यार, क्या बॉम्बे हाई के अंदर जो क्रूड ऑयल हमें मिला है उसको ऐसे किया होगा कि पूरे कोस्टल एरिया के अंदर डिगिंग करते रहो करते रहो करते रहो, अपने आप कहीं ऑयल मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये तो बहुत डेंजरस हो जाता है। ये सिचुएशन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती। कुछ तो ऐसा मैटर रहा होगा ना इंटीरियर को जानने का, जिसकी स्टडी करके, जिसको पढ़ के, जिसको समझ के हम ये बता सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर मिनरल्स हैं या नहीं है। तो अगर मुझे मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है तो पहले ये जानना होगा कि मिनरल्स हैं कहां, किस प्लेस पे कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं। अब छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर कोल मिलेगा, ये किसी को सपना तो नहीं आया होगा कि आउट ऑफ द सडन में नींद से उठा और मुझे पता लगा कि छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर कोल मिल सकता है, बॉम्बे हाई के अंदर पेट्रोल मिल सकता है, सी फ्लोर के ऊपर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिल सकते हैं। नहीं, सिचुएशन ये है कि हमने कोई ना कोई रिसर्च या कोई ना कोई स्टडी जरूर किया होगा और उसके थ्रू मुझे पता लगा कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर इस टाइप के मिनरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। अर्थ के इंटीरियर में ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि लावा जब इरप्ट होता है तो वो अपने साथ मिनरल्स को लेके आता है और सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मिनरल्स के बारे में समझना है, जानना है, तो जरूरी है कि मुझे इंटीरियर के बारे में जानना पड़ेगा। अब इतना सब डिस्कशन करने के बाद में आपको लगा होगा सर अब तो इंटीरियर के बारे में बता ही दो, क्योंकि भाई हमें तो वेट हो नहीं रहा, मुझसे भी नहीं हो रहा। तो चलिए जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में है क्या चीज, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक वर्ड की, और वो वर्ड है हाउ। मतलब ठीक है, इतनी सारी इंपॉर्टेंस है तो हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान लेंगे, इंटरेस्टेड हैं हम जानने के, हम जानना चाहते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। बट हम कैसे जानेंगे? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है? कोई वे तो होना चाहिए, कोई मेथड तो मेरे पास होना ही चाहिए जिसके थ्रू मैं ये बोल सकूं दिस इज द वे बाय विच आई कैन गेट टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर। एंड दैट मेथड, दैट सोर्सेज, ठीक है, द सोर्सेज जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अर्थ के इंटीरियर की स्टडी कर सकता हूं, वो दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सोर्सेज और एक होता है आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज। एक आपके होते हैं डायरेक्ट सोर्सेज और एक होता है आपका इनडायरेक्ट सोर्सेज। दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। तो अब ये चलो ठीक है भाई, दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सोर्सेज और एक होता है आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज। व्हाट अबाउट द डायरेक्ट सोर्सेज? क्या मतलब है डायरेक्ट सोर्सेज का? डायरेक्ट सोर्स का मतलब होगा कि यार कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको मैं डायरेक्टली देखूंगा और उसको पढ़ लूंगा, स्टडी कर लूंगा। जैसे कि मुझे तो बेस्ट वे जो नजर आ रहा है अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने का वो ये है कि सर अर्थ है हमारे सामने, डिगिंग करना शुरू कर देते हैं। कोई मशीन लेके आओ, जेसीबी लेके आओ और उसे डिगिंग करना शुरू कर दो। लेकिन सवाल यह है कि कितने किलोमीटर तक डिगिंग करेंगे? अर्थ कोई ऐसा छोटा मोटा स्फीयर नहीं है। अर्थ इज हैविंग रेडियस नियरली 6371 किलोमीटर। इतनी बड़ी रेडियस के बारे में मैं बोलूं कि डिगिंग करेंगे, रेडियस है, डायमीटर नहीं। डायमीटर विल बिकम डबल। इतने डिगिंग करना, और दूसरा मुझे ये पता है कि अर्थ के इंटीरियर में तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो अगर वो मशीन सर्वाइव भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इंटीरियर में। चलो एक टाइम के लिए मैंने मान लिया कि मैं डिगिंग करना शुरू कर देता हूं, तो क्या इतनी रेडियस के टेम्परेचर तक वो सर्वाइव कर पाएगी मशीन? इट इज इम्पॉसिबल। तो मतलब डायरेक्ट सोर्स में एक तो सोर्स मेरे सामने ये बिल्कुल आ गया था कि भैया मेरे इंटीरियर के अंदर, अर्थ के इंटीरियर के अंदर जानने के लिए मैं डिगिंग करना शुरू कर सकता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली डिगिंग जो है इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। तो और क्या कर सकता हूं? यार बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, इसकी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं वोल्केनिक इरप्शन की, कि हम अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और यहां से वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा और उस वोल्केनिक इरप्शन को हम स्टडी कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा अर्थ के इंटीरियर में क्या है, क्योंकि वो लावा तो अंदर से आया है। इसलिए बैठे बिठाए
जन्नत दिखाए। बट यार अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे लोहे की तरह तपना होगा, ठीक है। बैठे बिठाए कोई जन्नत नहीं नजर आती। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे कैसे पता कि वो लावा 300 किलोमीटर डेप्थ से आ रहा है, 600 किलोमीटर डेप्थ से आ रहा है, 1000 किलोमीटर डेप्थ से है, या 6000 किलोमीटर डेप्थ से? आई एम नॉट अवेयर। मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली वो लावा कितने डीप से आ रहा है। हो सकता है वो लावा सिर्फ 100 किलोमीटर से आ रहा हो और मैं उसी के अकॉर्डिंग अजम्पशन देना शुरू कर दूं कि 6371 किलोमीटर के डेप्थ पे क्या है। आई थिंक इट इज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस विद आवरसेल्फ, विद ज्योग्राफी। एक ऑस्ट्रिच की तरह सैंड में अपना सर घुसा के ये मान लेना कि खतरा टल गया है, तो वो खतरा टलता नहीं है। मैं ये मानूं कि हाँ ठीक है वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और इसी को स्टडी कर ले तो इंटीरियर से आ रहा है, होगा ऐसा ही। तो मतलब ये नहीं हुआ कि कंप्लीट रिसर्च हो चुकी है और अर्थ के इंटीरियर के बारे में मुझे पता लग चुका है। नो, नॉट श्योर। मतलब ये हुआ कि यार ये डायरेक्ट सोर्सेज जो है वो कुछ काम नहीं कर रहे। डायरेक्ट सोर्सेज आर नॉट वर्किंग। आई मस्ट कम टुवर्ड्स द इनडायरेक्ट सोर्सेज। मुझे इनडायरेक्ट पे आना चाहिए, तो डायरेक्ट सोर्सेज आर नॉट वर्किंग, आई मस्ट कम टू द इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज के अंदर मैंने आपको दिया हुआ है कि वोल्केनिक इरप्शन के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, या फिर आप अदर कुछ एरियाज के बारे में स्टडी कर सकते हो, रॉक्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये हो सकता है, बट वो वर्क नहीं कर रहे। तो हमें किस पे आना पड़ेगा? हमें आना पड़ेगा इनडायरेक्ट सोर्सेज पे। ये आपको मैं बता दूं, दीज आर द हैंडमेड नोट्स जो कि स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैच के साथ में आपको मिलते हैं। ये क्रिस्प नोट्स होते हैं तो कि आप इनको अच्छे से स्टडी भी कर सको और रिवीजन के टाइम पे रिवाइज भी कर सको, ठीक है। ऐसे ही नोट्स आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलते हैं जो कि काफी लुक्रेटिव होते हैं और आप क्विक मूवमेंट में रिवाइज कर सकते हो, क्लास को भी और आपके नोट्स को भी, ठीक है। 21 अप्रैल से वैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को तैयार करना चाहते हो, यू कैन कम इनटू द क्लास। वी विल बी गिविंग थोरो स्टडी टू ज्योग्राफी ऑप्शनल। 300+ मार्क्स बड़ी आसानी से अचीव करेंगे। मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में ऐसे ज्योग्राफी पढ़ोगे आप कि आपको वर्ल्ड के बारे में इतने सारे आइडियाज होंगे, यू विल इजिली बी गेटिंग 300+ मार्क्स। चलिए, तो हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेज आ जाते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज का मतलब होगा कि सर आई वांट टू नो अबाउट द इनडायरेक्ट सोर्सेज, एंड फ्रॉम इनडायरेक्ट सोर्सेज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अर्थ इंटीरियर। कैसे? देखो, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था मेटियोर्स, मेटियोराइट्स और मेटियोरॉइड्स। तो मेटियोर्स वो थे जो क्या कर रहे थे? किसी बाहर वाले स्पेस से, मतलब सर कहीं स्पेस से वो क्या कर रहे थे? अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए और अर्थ के ऊपर आके गिर गए। अब साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को अगर मैं मानूं तो जैसे आपके वो जो मेटियोराइट्स बने हैं वैसे अर्थ भी बना होगा। और क्योंकि वो स्पेस से इधर आ रहा था तो वो काफी ज्यादा हद तक मेल्ट हो चुका होगा, थोड़ा सा पार्टिकल बच जाता है तो उसका इंटरनल पार्ट ही बचा होगा। तो उस इंटरनल पार्ट को आप स्टडी कर लो, आपको पता लग जाएगा अर्थ भी ऐसा ही हुआ इंटरनल। तो मेटियोराइट्स की स्टडी हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जब मैं इनके बारे में स्टडी करता हूं तो मुझे पता लगता है ये बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर है और ये तो आपके सॉलिड सरफेस देखने को मिलते हैं। बट अर्थ के इंटीरियर से तो लावा आता है जो कि लिक्विड इन नेचर है। तो अब मैं कैसे मान लूं कि लिक्विड लावा कहां से आ रहा है अगर ये सॉलिड इन नेचर है? तो प्रॉब्लम है। ग्रेविटेशन की बात कर सकते हैं, ग्रेविटेशन की स्टडी कर सकते हैं। ग्रेविटेशन मुझे पता लगता है कि ग्रेविटेशन जो है इक्वेटर पे बात करें और पोल पे बात करें तो अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ग्रेविटेशन इज लेसर एट इक्वेटर, मोर एट पोल। और उस एनोमलीज को स्टडी करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि पोल पे मास ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। बस मास के बारे में कोई आइडिया लग सकता है, कंप्लीट नॉलेज अबाउट अर्थ इंटीरियर वो पॉसिबल नहीं होगी। सिमिलर इज द मैग्नेट सोर्स। मैग्नेटिक सोर्स जो है वो भी एक इंफॉर्मेशन का काम तो करते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है अगर, तो कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी अर्थ के अंदर होगी जो ही दिखाती हो कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है। लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या होगी? क्या कोई डाइपोल रखा है अर्थ के अंदर? क्या कोई बड़ी सी बार मैग्नेट रखी है अर्थ के अंदर? वी आर नॉट अवेयर। तो मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर मेरे पास एक बहुत ही रिनाउंड सोर्स आता है जिसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है सिस्मिक वेव्स, क्योंकि ये सिस्मिक वेव की स्टडी विल लेट अस नो कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। सिस्मिक वेव्स की स्टडी विल लेट अस नो कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अभी सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं देखते हैं, समझते हैं।
देखो यार, आपने काफी बार महसूस किया होगा कि अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक, अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशंस होते हैं। चलिए, ये वाइब्रेशन अगर महसूस नहीं किए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी पता ही नहीं लगा कि अर्थक्वेक आया, उन लोगों ने अपने बचपन में ये कलाकारियां जरूर की होंगी कि आपने एक पौंड में पत्थर फेंका और उस पौंड से आपकी वेव्स जनरेट हुई और वो वेव इस तरीके से ट्रांसफर होती चली जाती है। ऐसा देखा आपने? हाँ सर, ये तो किया है। इवन मैं तो ये भी मानता हूं आपने ये भी किया होगा कि एक पत्थर फेंका होगा और वो कितने टिप करते हुए उस पौंड को पार कर पाएगा, ये भी करके जरूर देखा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि कहीं भी सेंटर से जब आपकी एनर्जी ओरिजिनेट होती है तो वो वेव की फॉर्म में मूव करती है। जब वो एनर्जी ओरिजिनेट होती है तो वो वेव की फॉर्म में मूव करती है और एक्सपेंड करती चली जाती है, बाहर की तरफ निकलती चली जाती है। तो जब वेव की फॉर्म में जब एक्सपेंशन देखने को मिलता है तो वैसा ही कुछ अर्थ के इंटीरियर में भी होता होगा कि जहां पे भी अर्थक्वेक आया तो वहां से एनर्जी तो है ही। इस पत्थर में भी क्या थी? एनर्जी थी। यहां पे भी क्या है? एनर्जी है। और वो एनर्जी वेव की फॉर्म में बाहर निकलती है, उसी को सिस्मिक वेव बोलते हैं। और इन सिस्मिक वेव की स्टडीज हमें बताती है कि कैसे अर्थ के इंटीरियर को हम बड़ी डिटेल से एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन वेव्स के बारे में जानते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली ये सिस्मिक वेव्स क्या हैं। तो ग्रेविटेशन वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक वेव, तो सिस्मिक वेव्स आर द बेस्ट इन्फ्लुएंसर। अब जहां पे बात आती है सिस्मिक वेव्स की, तो सिस्मिक वेव काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, वी मस्ट फोकस अपॉन सिस्मिक वेव्स। देखते हैं। तो उसके लिए पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? आपको सिस्मिक वेव्स को समझने के लिए पहले यह जानना पड़ेगा कि सिस्मिक वेव्स जब हम पढ़ते हैं तो वो कैसे ओरिजिनेट हुई हैं? वाया अर्थक्वेक। बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेटेड। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, ये जो आपके हैंड में नोट्स हैं, ऐसे नोट्स आप अपनी कॉपी में बना सकते हो ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाए और आप ये सारे डायग्राम्स बनाना भी सीख जाओ, क्योंकि हम साथ साथ में बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डायग्राम्स बनाना काफी जरूरी भी है। तो हमें ये वेव्स कैसे ओरिजिनेट हुई हैं? हमें ये वेव मिली है अर्थक्वेक के आने से। अर्थक्वेक आया, वाइब्रेशन हुई, उसके थ्रू हमें ये वेव्स मिली। अब सवाल ये है कि ये जो वेव्स हमें मिली हैं, ये जो वेव्स हमें मिली हैं, इनका ओरिजिन कहां से हुआ? तो ओरिजिन एक्चुअली इन वेव्स का होता है अर्थ के कहीं इंटीरियर से, किसी इंटरनल सरफेस के अंदर से ये वेव ओरिजिनेट होती है और वहां से अर्थक्वेक की वेव ट्रेवल करती है। इसलिए इनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। कौन सी कैटेगरी? बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। मतलब ये अर्थक्वेक वेव जब ओरिजिनेट हुई, टिल द टाइम दे आर मूविंग इन द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, they are named as body wave, and when they reach to the surface they are named as surface wave. ठीक है, till the time they are in the interior of the earth they are named as body wave, when they reach to the surface of the earth they will be named as surface wave. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सरफेस वेव बाद में आती है, बॉडी वेव पहले? बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट हुआ है अर्थक्वेक और सरफेस तक मूव करता है। जहां से ये ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, जहां से ये एनर्जी इंक्रीज स्टार्ट होती है, उसको हम फोकस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और वहां से हम इन वेव्स को स्टडी करते हैं। आज हम अर्थक्वेक के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना चाहते हैं। अर्थक्वेक का टॉपिक भी आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, सो डोंट टेक टेंशन, वी विल डिस्कस अर्थक्वेक लेटर ऑन। हाँ, लेकिन यहां पे वेव्स बनी दो, बॉडी वेव और सरफेस वेव। अब जो बॉडी वेव है आपकी, उसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। कौन सा? प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। और जो आपकी सरफेस वेव है उनको हम एल वेव्स के नाम से जानते हैं। इनको बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अभी किसमें है? हमारा इंटरेस्ट है बॉडी के अंदर, इंटीरियर के बारे में जानने का इंटरेस्ट है। आज हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ। सरफेस के बारे में अभी हमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अर्थक्वेक जब पढ़ेंगे हम, तो हम सरफेस वेव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई गेट टू नो कि आई कैन डिवाइड दीज वेव्स इनटू टू टाइप। कौन से पार्ट? पी वेव, एस वेव, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। जो आपकी प्राइमरी वेव्स होती हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब ऑल थ्रू द मीडियम्स, सॉलिड से,
लिक्विड से, गैस से, तीनों मीडियम से आपकी प्राइमरी वेव जो है वो ट्रेवल कर सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू द सेकेंडरी वेव, दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड। वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रेवल करती हैं। The primary wave can travel through solid, liquid and gas. Secondary waves can travel through the solid only. तो जब प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस से ट्रेवल करेंगे और सेकेंडरी वेव सॉलिड से ट्रेवल करेंगे, तो आई वांट टू नो कि यार उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब हाउ वी विल यूज दिस वेव टू स्टडी अबाउट अर्थ इंटीरियर। इन वेव्स का हम यूज कैसे कर पाएंगे? ये तो ठीक है कि कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रेवल कर गई, ठीक है, मान लिया। यहां पे एस फॉर सॉलिड, इससे याद रख लेना आप, सेकेंडरी है वैसे तो, लेकिन याद रखने के लिए एस मतलब सॉलिड से ट्रेवल करती, पी मतलब सभी से ट्रेवल करती। बट हाउ वी विल यूज दिस, इससे हमारा क्या फायदा होगा, हम इसकी इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करने वाले हैं? चलिए देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव है इनके नेचर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यार, जब भी वेव्स की बात आती है ना, तो वेव दो तरीके से ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, वेव्स जो है वो दो तरीके से ट्रेवल करती है, जिसे मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं साउंड वेव की बात करता हूं। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आवाज आप तक पहुंच रही है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं और आवाज आप तक पहुंच रही है, वो कैसे बोला मैंने जैसे ही बोला तो इस एरिया में प्रेशर हुई, विंड पार्टिकल्स जो थे वो प्रेशराइज हुए, थोड़ी देर में यहां पे प्रेशराइज होंगे, फिर यहां पे प्रेशराइज होंगे, और ये अल्टरनेट हाई प्रेशर, लो, हाई, लो एंड इस तरीके से मोशन होगा। मतलब कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन एंड सो ऑन, इस तरीके से मूवमेंट होगा। मतलब ये हुआ कि यहां पे पार्टिकल भी इधर ही मूव कर रहे हैं और एनर्जी भी इधर ही मूव कर रही है। पार्टिकल, एनर्जी बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनके पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ ऐसे ट्रेवल करते हैं, जैसे आपने जो पत्थर फेंका था उसमें वेव्स कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही थी, लेकिन एनर्जी जो ट्रेवल कर रही थी वो इस डायरेक्शन में जाती है। एनर्जी तो उस सेंटर से कोने तक पहुंचती है, वेव्स आपकी इस तरीके से ट्रेवल करती है। तो ये जो मोशन होता है इसको लॉन्गिट्यूडनल मोशन बोलते हैं, और ये होता है ट्रांसवर्स। भूल जाओ अगर तो आपको दिख रहा है टी बनाते हुए मैंने दो लाइनें बनाई हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक परपेंडिकुलर। वेव्स परपेंडिकुलर मतलब पार्टिकल परपेंडिकुलर और एनर्जी हॉरिजॉन्टल। जब मैंने बनाया लॉन्गिट्यूडनल वेव तो लॉन्ग है वो, मतलब वो इसी डायरेक्शन में जा रही है बस, और कुछ नहीं है उनके अंदर मैटर। समझ सकते हो बड़ी आसानी से। हाँ, तो यहां पे मुझे पता लगा कि ये जो आपकी वेव्स हैं, जो प्राइमरी वेव्स हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, मतलब वो इस तरीके से मूव करती हैं, लेकिन सेकेंडरी वेव वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। प्राइमरी वेव फास्ट होती हैं, सेकेंडरी वेव कंपैरेटिवली स्लो होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस से पास करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करेंगी। गैस और लिक्विड से ये पास आउट नहीं कर सकती, ये गैस और लिक्विड से आपकी नहीं निकल सकती। ठीक है ना। और सरफेस वेव का जहां तक सवाल है, तो सरफेस वेव जो है वो बॉडी के साथ में, बॉडी वेव जब सरफेस से आती हैं और इंटरेक्ट करती हैं तो सरफेस वेव कहलाती है। अब सवाल है कि ये सिस्मिक वेव हमें कैसे हेल्प करेंगी। ठीक है, हाउ द सिस्मिक वेव्स विल हेल्प, दिस इज द क्वेश्चन। हाउ सिस्मिक वेव्स विल हेल्प, ये हमारी मदद कैसे करेंगी, कैसे ये हमारी मदद करने वाली है, इसको समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखो यार, सिचुएशन क्या है कि जब हम सिस्मिक वेव्स की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता लगा, सिस्मिक वेव को हमने कुछ ऐसे स्टडी किया कि यहां कहीं एक पॉइंट के ऊपर अगर फोकस क्रिएट हुआ है तो उसके सर्टेन डिस्टेंस के बाद हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि सेकेंडरी वेव हमें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मैं व्हाइट पार्ट से सेकेंडरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सभी जगह सेकेंडरी वेव जा रही थी, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा था जो कि सेकेंडरी वेव नहीं मिल रही थी, जिसको क्या बोलते हैं, शैडो रीजन ऑफ सेकेंडरी वेव। बताता हूं कुछ भी कितना, लेकिन हाँ था शैडो रीजन। पहले तो शैडो को ही समझ लो, शैडो का क्या मतलब होता है। देखो यार, शैडो का मतलब जैसे मेरी शैडो बनती है, तो मतलब लाइट मेरे ऊपर गिरेगी लेकिन मुझसे पास नहीं हो पाएगी, इसलिए मेरी शैडो बनेगी। मतलब ये हुआ कि यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा, कुछ ना कुछ पार्टिकल ऐसे आए होंगे जिनसे सेकेंडरी वेव पास नहीं हो पाई। ऐसा ही था
लाइट मुझसे पास नहीं हो पाई इसलिए मेरी शैडो बनी। तो यहां भी कुछ ऑब्स्टेकल आया होगा जिससे सेकेंडरी वेव पास नहीं हो पाई, एंड दैट्स व्हाई सेकेंडरी वेव का शैडो रीजन बना। ओ माय गॉड, बस इतना सा तो समझना था। अब तो मुझे बहुत ही फैंटास्टिक लॉजिक पता लग गया है, क्योंकि मैंने पढ़ा था सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती हैं। तो प्रोबेबली यहां लिक्विड आया होगा या गैस आया होगा, कुछ तो आया होगा, कोई लिक्विड या गैस आया होगा, इसलिए सेकेंडरी वेव ब्लॉक हो गई है। मतलब अर्थ का इंटीरियर एक परफेक्ट सॉलिड स्फेरिकल सरफेस मानूं मैं, तो वो नहीं है। अर्थ का आउटर सरफेस सॉलिड है, इंटीरियर लिक्विड है। और अब तो मेरा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एविडेंसेस की मैं बात करूं तो वो दोनों कंबाइन हो गए कि लावा भी मोल्टन फॉर्म में बाहर आता, तो मतलब लिक्विड तो है। तो दैट इज अ गुड न्यूज। सेकेंडरी वेव का शैडो रीजन मुझे बताता है कि मेरे इंटीरियर के अंदर लिक्विड है। अब क्या करते हैं हम, भाई प्राइमरी की स्टडी कर लो, क्योंकि प्राइमरी वेव तो सभी जगह पे ट्रैवल करती हैं, उनका तो शैडो रीजन नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी वेव बिल्कुल सही है, सभी जगह पे ट्रैवल करती है। लेकिन प्राइमरी वेव का क्या हुआ यार, कि आई फाउंड सम ऑफ द एरिया जहां पे आपकी प्राइमरी वेव नहीं पहुंच रही, बाकी जगह पे पहुंच रही है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा था जिसपे प्राइमरी वेव नहीं पहुंच रही, दो पैचेस में, ए इधर बी इधर। कहां, जैसे 145 से 105, 105 से 145, कुछ ऐसा एरिया था। अब सवाल है कि प्राइमरी वेव को क्या हुआ। प्राइमरी वेव तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास हो रही थी, तो ऐसा क्या मटेरियल आ गया कि प्राइमरी वेव पास नहीं हो रही। चलिए समझते हैं। एक्चुअली ऐसा कोई मटेरियल नहीं आया यहां पे हुआ है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है सर, साइंस वालों को तो पता होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमें नहीं पता, हमें जानना भी नहीं है। ये तो बस मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा था। हमें सिर्फ क्या जानना है, हमें यह जानना है कि सर मेरे पास एक ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और इस ग्लास में अगर मैं ये पानी में एक पेन रखूंगा तो पेन मुझे बैंड हुआ नजर आएगा। होता है बैंड, बिल्कुल होता है सर। तो मतलब ये हुआ कि यहां पे हमारी जो आई से रेज गई वो रेज बैंड हो गई। पेन थोड़ी बैंड हो जाता है, रियल में तो रेज ही बैंड होती है यार। सिस्मिक भी तो वेव्स हैं, अगर वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगी तो बैंड तो वो भी हो रही होंगी, और बैंड हो रही होंगी तो मतलब ये हुआ कि उसका थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट हो गया। शैडो रीजन क्यों बना, क्योंकि उसका रास्ता जो डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट हो गया तो मतलब अब हमें शॉर्ट हो गया कि भैया अर्थ के इंटीरियर में तो लिक्विड है, इसीलिए डाइवर्जन हुआ है। लेकिन आपको हैरानी होगी जान के कि एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट जो है यहां पे देखने को मिलता है। आफ्टर सम टाइम एक बहुत जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। वो क्या था, वो ये था कि सर्टेन डेप्थ पे जाने के बाद प्राइमरी वेव की जो स्पीड है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। प्राइमरी वेव की स्पीड वापस से बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब ये तो बहुत ही पेचीदा सी बात है कि प्राइमरी वेव सॉलिड से पास हुई, फिर लिक्विड में चली गई और फिर वापस गए, तो थोड़ी देर बाद वापस से स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब स्पीड तो प्राइमरी वेव की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। मतलब ये हुआ क्या कि बाहर सॉलिड, फिर से लिक्विड और फिर सॉलिड आया होगा। अर्थ के इंटीरियर में मतलब सॉलिड आया होगा, अर्थ के इंटीरियर में क्या आ गया होगा, वापस से सॉलिड आया होगा। तो ये तरीका है जिसकी वजह से हमारी सिस्मिक वेव्स हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ इंटीरियर रिफ्रैक्शन। अब ये तीन स्टडी करने के बाद में मुझे क्या पता लगता है कि अर्थ के पार्ट को मैं तीन डिवीजन कर सकता हूं। अर्थ को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कौन से तीन पार्ट होंगे वो, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तीन पार्ट होंगे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। दीज आर द थ्री पार्ट्स। क्रस्ट जो होगा आउटर पार्ट है, मेंटल इसके बाद जो लिक्विड आया था वो वाला पार्ट होगा, और फिर आपका कोर आ जाता है। एक्चुअली जब हम डीप स्टडी करते हैं तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। कैसे करते हैं उसको समझते हैं। देखो यार हुआ क्या कि जब हमने अर्थ की स्टडी की तो हमने अलग अलग पार्ट की स्टडी करना शुरू किया। और कैसे किया, क्योंकि ये तो पता लग गया कि ठीक है आउटर पार्ट क्योंकि सॉलिड था तो हमने उसको क्रस्ट बोल दिया। क्रस्ट से जब दूसरी लेयर पे गए हम तो हमने बोला मेंटल, और ये मेंटल जो है ये मोल्टन फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डेंसिटी तो बढ़ती जा रही है अर्थ के इंटीरियर में,
लेकिन ये जो मेंटल पार्ट है, जो लिक्विड है, वो धीरे धीरे ही सॉलिडिफाई होगा, एकदम से सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमरी वेव की स्पीड बढ़ रही थी। लेकिन डेंसिटी बढ़ने की वजह से हम क्या बोलते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर, इन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दें। इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर सेमी लिक्विड है या जेल है, मेंटल जो है आपका वो लिक्विड पार्ट है और सॉलिड पार्ट है क्रस्ट। ये सिचुएशन देखने को मिलती है। इस तरीके से हम अर्थ के पार्ट्स का डिवीजन करते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, इनर कोर, आउटर कोर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा क्रस्ट के बारे में। तो देखो यार, हुआ क्या है यहां पे, हुआ ये है कि जो अर्थ थी जब डेवलप हुई है, तो अर्थ डेवलपमेंट में ऑब्वियस सी बात है पूरा गैसियस नेबुला था। वो गैसियस नेबुला जो है वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ होगा। जब कूल डाउन हुआ होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है आपका लाइटर पार्टिकल वो सरफेस पे आए होंगे और हैवियर पार्टिकल नीचे गए होंगे। ये तो हमेशा होता है कि अगर आप अपनी बकेट के अंदर पानी को भी स्टोर करते हो तो आपको ये पता होता है कि थोड़ी देर में सैंड पार्टिकल नीचे डिपॉजिट होंगे। व्हाई? सैंड पार्टिकल के डिपॉजिट होने का सिंपल सा कारण ये है कि वो हैवी। सैंड पार्टिकल के डिपॉजिट होने का सिंपल सा कारण ये है कि वो क्या है, हैवी पार्टिकल। तो सैंड पार्टिकल विल बी डिपॉजिटेड एट दिस प्लेस। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो वो अर्थ की आ जाती है, इसलिए अर्थ के सरफेस पे भी मैं ये बोल सकता हूं कि अपर सरफेस की डेंसिटी कम होगी और जो इंटरनल पार्ट होगा उसकी डेंसिटी हाई, उसकी डेंसिटी हाई होगी। तो डेंसिटी का डिफरेंस जो है यहां पे देखने को मिलता है, गोइंग इन द इंटीरियर डेंसिटी विल बी इंक्रीजिंग, राइट, डेंसिटी विल बी इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले क्रिस्टल पार्ट आता है जो कि आपका 0.5 से 1 ग्राम ऑफ द अर्थ वॉल्यूम और लेस देन 1 पार्ट ऑफ द अर्थ मास, क्योंकि उसमें मास ज्यादा है ही नहीं। और लेकिन यहां से हमें यह पता लग जाता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पार्ट जो है आपका वो इनसाइड द अर्थ जाते हैं तो बढ़ता है डेंसिटी में। अब एक चीज देखना, जो अर्थ वाला पार्ट था ना, क्रस्ट पार्ट, उसमें मुझे क्या पता लगता है, उसमें मुझे ये पता लगता है कि काफी बार जब मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूं ट्रेवल करने, तो मुझे ये लिखा होता है कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई, ऐसा लिखा होता है रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे। आपने भी देखा होगा। तो कभी कभी आपको स्ट्रेंज नहीं लगता कि यार हमेशा समुद्र तल से ऊंचाई ही क्यों रहती है, कभी नीचा भी तो हो सकता है। मतलब इसमें भी कुछ लॉजिक रहा होगा। मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट है क्रस्ट का, उसकी हाइट ज्यादा है और जो ओशियनिक पार्ट है क्रस्ट का उसकी हाइट कम है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के अंदर डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट, अगर ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिफरेंस है तो आई कैन टोटली से कि ओशियन क्रस्ट क्योंकि वो नीचे है तो वो हैवी होगा, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्योंकि वो ऊपर है तो वो लाइट होगा, हल्का होगा, तभी तो ऊपर है। हल्की चीज ही तो ऊपर रहती है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर रहेगा, ओशियनिक क्रस्ट नीचे चला जाएगा। कॉन्टिनेंट बीइंग लाइटर ऊपर है, ओशियनिक बीइंग हैवियर वो नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो ये पर्सपेक्टिव मुझे यहां नजर आता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपके ओशियनिक क्रस्ट वो अलग अलग क्रस्ट है। इन केस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट डेंसिटी ज्यादा होगी, इन केस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डेंसिटी कम होगी। अच्छा, दूसरी चीज बताइए, तो थिकनेस की अगर मैं बात कर लूं तो क्रस्ट मान लो आपका 100 किलोमीटर तक है, बट ओशियन क्योंकि बहुत नीचे जाके स्टार्ट होते हैं तो ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस कम रहेगी, कॉन्टिनेंट की ज्यादा रहेगी, और जहां कहीं माउंटेन आ गया वहां तो क्रस्ट की थिकनेस और भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज देखने को मिल जाती है। अब यार इसमें एक टर्म यूज करते हैं हम जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। यहां देखना, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, इसमें पता लगेगा लिथोस्फीयर को। इस डायग्राम के थ्रू ही चीजें समझ रहे हैं। देखो यार क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि सर क्रस्टल पार्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बाहर वाला पार्ट है क्रस्ट है, और क्रस्ट के बाद जो दूसरी लेयर आ रही है वो है मेंटल आपकी। बट आप मुझे एक चीज बताओ, क्रस्ट के तुरंत बाद ही लिक्विड मेंटल स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? अभी अभी समझाया था मैंने
कि डायस्ट्रोफिज्म इज समथिंग विच इज गुड, कैटास्ट्रोफिज्म मतलब सडन कुछ नहीं होता, हमेशा चीजें क्या करती हैं, स्लोली चलती। तो यहां पे भी वही होगा कि मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या ओशनिक क्रस्ट है उसके बाद में जब मैं मेंटल पे जाता हूं तो वो एकदम से लिक्विफाई नहीं होता, पहले वो कुछ पार्ट सॉलिड रहेगा, बाद में जेल होगा और बाद में लिक्विड होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो क्रस्टल पार्ट है वो प्लस में जो मेंटल का सॉलिड पार्ट है, मतलब मैं लिख देता हूं इसको अपर मोस्ट अपर मेंटल, अपर मोस्ट मेंटल सॉलिड पार्ट, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि कंप्लीट सॉलिड क्रस्ट जो है आपका प्लस में आपका सॉलिड मेंटल जो है वो मिला के क्या बनाएंगे, वो आपका बनाते हैं लिथोस्फीयर। अब ये जो लिथोस्फीयर बना हुआ है, आप मुझे ये बताओ कि ये लिथोस्फीयर मूवेबल है? जी मूव तो करता है सर, कॉन्टिनेंट मूव करते हैं ऐसा सुना होगा। तो ये नीचे जो लिक्विड लावा है उसके ऊपर मूव करता है, जो लिक्विड पार्ट है उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, और क्योंकि वो लिक्विड इसलिए वो वीक है। तो लिथोस्फीयर सॉलिड पार्ट हुआ और नीचे हुआ आपका एस्थेनोस्फीयर जो कि लिक्विड पार्ट हुआ। ठीक है ना, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। तो ये जो आपका पार्ट है ये एस्थेनोस्फीयर हो गया और ये जो पार्ट है ये आपका लिथोस्फीयर हो गया। क्रस्ट प्लस में अपर मोस्ट मेंटल सॉलिड मेंटल, ठीक है, वो लिथोस्फीयर हो गया। अब आता है आपका मेंटल। अब मेंटल आएगा तो आपको पता है कि यार डेंसिटी तो बढ़ी जानी है, बिल्कुल सही है। तो मेंटल 100 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है आपका, 0 से 100 किलोमीटर तक आपका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। 100 से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका क्या रहता है, मेंटल रहता है। कंपैरेटिवली मेंटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे अपर मेंटल है 2.9 है, लेकिन लोअर मेंटल तक जाते जाते वो डेंसिटी 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। मतलब अर्थ के इंटीरियर में जाने पे डेंसिटी तो बढ़ती है। सिलिकेट रॉक्स इसके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। मेंटल जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके मैग्मा के लिए, लावा के लिए। तो मतलब ये तो बहुत ही स्ट्रेंज चीज हो गई है। देखो जब हम बोल रहे थे कि लावा से स्टडी कर सकते हैं, लावा तो ज्यादा से ज्यादा 100 से 2900 के बीच में आता होगा, और यहां पे रेडियस 671, हमें पता ही नहीं लगता कभी भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें तो कभी पता नहीं लग पाता। ठीक है, आफ्टर मेंटल आपका एस्थेनोस्फीयर आता है। तो एस्थेनोस्फीयर तो मैं बता ही चुका हूं कि क्या पार्ट है एस्थेनोस्फीयर वाला। एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट है मतलब एक ऐसा पार्ट जो कि क्या है, वीक है, वीक जोन। एस्थेनोस्फीयर इज अ वीक जोन। और जैसे ही आप एस्थेनोस्फीयर को क्रॉस करते हो तो आप चले जाते हो आउटर कोर में। जो आउटर कोर वाला पार्ट है वो काफी डेंस है। कितना डिस्टेंस होता है, देखो क्या हुआ है, आपने देखा 0 से 100 किलोमीटर तक तो क्रस्ट था, 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल था। अब 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक क्या देखने को मिलता है, आउटर कोर। और फिर क्या हो गई थी, फिर स्पीड बढ़ गई थी, तो 5100 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगा, इनर कोर। और ये इनर कोर क्या होती है, सॉलिड। ये इनर कोर क्या होती है, सॉलिड। तो इन दोनों की डेंसिटी तो मैक्सिमम है ही, यहां पे फिर और कम और धीरे धीरे कम हो गई। डेप्थ में जाएंगे तो डेंसिटी जो बढ़ती जाएगी। तो ये आउटर कोर आपकी यहां देखने को मिलती है। आउटर कोर क्या होगा आपका, इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 5100 किलोमीटर बिलो। और इसके अंदर जो आपका मटेरियल होगा उसके अंदर मेटल, निकल और आयरन ये बहुत ज्यादा होते हैं। निकल और आयरन वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में अगर आप जानोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। अर्थ में क्रिस्टल पार्ट है, मेंटल पार्ट है, आउटर कोर है, एंड देन आफ्टर इनर कोर है। इनर कोर है सॉलिड इन नेचर, आउटर कोर लिक्विड, ये पार्शियली मेंटल पार्शियली सॉलिड, ये सॉलिड। अच्छा अब एक चीज बताना मुझे, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अर्थ के इंटीरियर पे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, तो लगातार बढ़ता होगा। और जब लगातार टेम्परेचर बढ़ता है तो जानना मैं ये चाहता हूं कि अर्थ के इंटीरियर में जाने पे यहां सॉलिड सरफेस कैसे आ गया वापस से इनर कोर में। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहां लिक्विफिकेशन हो चुका था, तो लिक्विफिकेशन तो यहां भी होना था। एक्चुअली सॉलिड या लिक्विड जो स्टेज होती है आपकी,
वो होती है प्रेशर की वजह से प्लस टेम्परेचर की वजह से। दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन है, उससे आपका क्या होता है, एक स्टेज डिसाइड होती है, लिक्विड है, सॉलिड है, मटेरियल कैसा है। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो लेयर है आपकी इनर वाली, इसके ऊपर बाहर से बहुत सारी लेयर का अच्छा प्रेशर पड़ा हुआ है। तो नो डाउट टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर भी काफी अच्छा है। और अगर प्रेशर अच्छा है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ये क्या होता है, आपका सॉलिडिफिकेशन इसमें देखने को मिल जाता है। तो इनर कोर का सवाल जहां पे आएगा, तो इनर कोर का यू कैन अंडरस्टैंड कि इनर कोर में क्या होगा भाई, आपकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होगी। इसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये वॉल्यूम वाइज बेशक कम हो, लेकिन मास वाइज ये 33% ऑफ मास जो है वो पोजेस कर लेती है। मतलब 33% ऑफ वॉल्यूम के साथ में मास पोजेस करती है काफी ज्यादा। तो काफी ज्यादा मास जो है 16% वॉल्यूम के साथ ये पोजेस कर रही है। अब 33% मास ऑफ द अर्थ, तो सोच के देखो ना यार, बहुत ही आपके सॉलिड पार्टिकल रहे होंगे, काफी डेंस पार्टिकल होंगे इसमें, तभी पॉसिबल है। अब देखो यार, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है यहां से। और क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप अर्थ के इंटीरियर के अंदर जाते हो, ठीक है ना, जब आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, उससे समझोगे आप। कि मैं आपको कहूं कि यहां पे इस, जैसे यहां मेरे इस क्लासरूम के अंदर से मैं आपको बोलूं कि यू हैव टू रीच टू द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग एंड देन यू हैव टू कम बैक। कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से जाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं बोलूं कि बीच में कहीं पानी भरा मिलेगा, तैर के निकलना पड़ेगा आपको। आगे कहीं कांटेदार सिस्टम बनेगा, तैर के निकलना पड़ेगा या उड़ के निकलना पड़ेगा आपको। मतलब अलग अलग प्रोसेस होंगे आपके, हर्डल होंगी, तो आपको कॉम्प्लिकेशन आएंगे इसमें। उससे इंपैक्ट ये होगा कि आपकी स्पीड जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। यहां पे जो स्पीड यहां से थी वो इसमें नहीं होगी, यहां है वो यहां नहीं होगी। मतलब अलग अलग स्पीड देखने को मिलेंगी। इसलिए जब भी मैं एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाता हूं तो मुझे कुछ डिसकंटिन्यूटीज नजर आती हैं। जैसे कि मैं मेंटल से कोर में जा रहा हूं, डिसकंटिन्यूटी होगी क्योंकि स्पीड चेंज होगी। आउटर कोर से इनर कोर में जा रहा हूं, आउटर लिक्विड था इनर सॉलिड है, तो फिर से स्पीड चेंज होगी। तो इनको अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज के नाम दिए हुए हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली जो डिसकंटिन्यूटी आती है वो है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, जो किसमें आती है, आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। क्योंकि आपको पता है कॉन्टिनेंट ऊपर रहता है, ओशियन नीचे, तो इनके बीच में भी डेंसिटी डिफरेंस तो है, इनके बीच में भी डेंसिटी डिफरेंस तो है। तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जो है वो आपकी किसमें, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में आती है। क्रस्ट के बाद में आप कहां जाते हो, मेंटल में। तो मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी आएगी जो आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होगी। अब मेंटल के बाद में, अपर मेंटल के बाद आप लोअर मेंटल में जाएंगे, तो फिर आपका रेप्टाइल डिसकंटिन्यूटी होगी जो अपर से लोअर मेंटल होगा। लोअर मेंटल से आप आउटर कोर में जाएंगे तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होगा। तो जब आपके आउटर कोर से इनर कोर पे जाएंगे तो लेमन डिसकंटिन्यूटी होगा। ये जो डिसकंटिन्यूटीज हैं ये आपको जरूर से जरूर याद रखनी है। डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है याद रखना। कैसे है, यहां देखो। आपके पास सबसे पहले क्या लेयर आती है, सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता है, ठीक है। दूसरी लेयर क्या आती है, सर ओशियनिक क्रस्ट आता है। तीसरी लेयर क्या आती है, सर अपर मेंटल आता है। नेक्स्ट सर इनर मेंटल आता है, लोअर मेंटल। फिर क्या होता है, सर आउटर कोर आती है। फिर क्या आता है, सर इनर कोर आती है। तो बस इन सब के बीच में ही डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। जब आप कॉन्टिनेंट के क्रस्ट पार्ट से आप ओशियन के क्रस्ट पे जाएंगे आपको कॉनराड डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। जब ओशियन के क्रस्ट से आप अपर मेंटल के ऊपर जाएंगे आपको मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। जब आप मेंटल के अपर मेंटल के वाले पार्ट से लोअर मेंटल पे, अपर मेंटल वाले पार्ट से जब लोअर मेंटल वाले पार्ट पे जाओगे तो क्या होगा, आपको रेप्टाइल डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। ठीक है, आपको रेप्टाइल डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। जब आप मेंटल वाले पार्ट से आउटर कोर पे जाओगे आपको गुटेनबर्ग मिल जाएगा। और जब आप आउटर कोर से इनर कोर पे जाओगे आपको लेमन डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। CMRGL।
ठीक है, इसके थ्रू याद कर सकते, राइट। बस लेयर लिखो और लिख दो, क्वेश्चन आ जाएगा, बड़े आराम से आंसर कर देना, ठीक है। तो ये हमें इनर कोर और आउटर कोर में देखने को मिलता है। अब देखो यार, इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करके हमें अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में भी पता लगता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में भी हमें पता लगता है। समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में हमें कैसे पता लगता है। तो उसको समझने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। पूछिए सर। मैं ये पूछना चाहता हूं, कभी आपने ये देखा है कि 11,000 किलोवाट की लाइन के ऊपर डेंजर लिखा हो? हाँ सर, देखा है। जब भी आपका ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है जिनमें ज्यादा करंट चल रहा होता है, ज्यादा पावर चल रही होती है, उसमें हमेशा डेंजर का साइन होता है। लेकिन आपने डेंजर के साइन के अलावा ये चीज भी महसूस की कि उनके अंदर आवाज भी आ रही होती, वहां से एनर्जी पास होती तो आवाज आती, बिल्कुल आती। और डेंजर इसलिए लगा होता कि इतनी सारी एनर्जी होने की वजह से वो अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई आयनाइज पार्टिकल, क्योंकि वो आयंस होते हैं जिसमें जा रहा है, मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब यही चीज आप इंप्लीमेंट कीजिए किस पे? अर्थ के इंटीरियर पे। कैसे? अर्थ के इंटीरियर पे हमने देखा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इज हाई। और जब टेम्परेचर हाई है और वो निकल, आयरन, ये सब मेटल्स भी हैं यहां पे, टेम्परेचर हाई है और ये मेटल्स भी हैं यहां पे, तो यू डोंट थिंक सो कि यहां पे आयंस होंगे। और अगर यहां आयंस होंगे, अगर यहां पे आयंस होंगे तो मैग्नेटिज्म भी होगा। दैट्स वाई अर्थ का इंटीरियर में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, उसके साथ साथ में हैवियर पार्टिकल इंटीरियर में होने की वजह से, इट हैव इट्स ओन मैग्नेटिज्म, इसका अपना मैग्नेटिज्म है। और वो कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो चेंज होता है, जिससे कि मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं, टेम्परेचर का ज्यादा होना, मेटल्स का होना, आयनाइज पार्टिकल्स का होना, एज वेल एज अर्थ का रोटेशनल मोशन। ये सब मिलके क्या करते हैं? अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ये रीओरिएंट होता है, मतलब हमेशा ये फिक्स नहीं रहता, हमेशा ये मैग्नेटिज्म अर्थ का फिक्स नहीं रहता, ये रीओरिएंट होता है। यहां देखिए, जैसे आपको याद होगा बचपन में जब आप मैग्नेट से खेलते थे, तो मैग्नेट के दो पार्ट ऐसे हुआ करते थे, जिनको करीब लाते तो कई बार वो अट्रैक्ट करते थे, और कई बार उनको पास लाते तो वो रिपेल करते थे, दूर जाते थे एक दूसरे से। इसलिए लाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं, रिपल्सन करते हैं, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब यही सिचुएशन जब आप यहां इंप्लीमेंट करते हो तो आपको पता लगता है कि मैग्नेटिक रिवर्सल होता रहता है। ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि आपकी जो अर्थ है उसके अंदर एक बार मैग्नेट टाइप की सिचुएशन है, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है, लेकिन जब ये रोटेट कर रही होती है lakhs of ईयर्स के बाद में, ये फ्लिप फ्लॉप करते हैं, रिवर्सल होता है मैग्नेटिज्म का। ये रिवर्सल होता है इसके रिलेटिव स्पीड ऑफ चेंज की वजह से, रिलेटिव पोजीशन के चेंज की वजह से। बट हाँ, रिवर्सल जरूर होता है। अर्थ के लिए तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन सन के लिए इट इज फिक्स। 11 ईयर्स के अंदर रिवर्सल हो जाता है। सन का भी अपना मैग्नेटिज्म है, और वो 11 ईयर्स में फ्लिप फ्लॉप करता है। अब जो सन का मैग्नेटिज्म है, अर्थ का मैग्नेटिज्म है, तो आपको याद आया अपना बचपन की दो मैग्नेट जब मेरे पास हुआ करते थे, तो वो दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाते थे। तो क्या वही चीज सन और अर्थ का मैग्नेटिज्म नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे, क्यों नहीं कर रहे होंगे? और अगर कर रहे होंगे तो फिर कभी तो ऐसा होता होगा कि सन के अंदर से कभी किसी वजह से मैग्नेटिज्म बढ़ गया तो अर्थ के ऊपर आ जाए उसका मैग्नेटिज्म का इन्फ्लुएंस। बिल्कुल हो सकता है। तो एक्चुअली दिस इज द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर, जिसको मैं अभी बताता हूं। तो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद में मैं आपसे करंट अफेयर की बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द स्पेस ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड severely harm living beings if they can reach to the earth surface. What prevent them to reach the earth surface? ये कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल हैं, काफी स्पीड से आते हैं, लेकिन वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। अगर वो पहुंच जाएं तो हमारे लिए वो डेंजरस हो सकते हैं। ऐसी क्या चीज है जो उनको अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से रोकती है? ऐसी क्या चीज है जो उनको अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से रोकती है? पहला,
Earth's magnetic field divert them towards its poles. दूसरा, ozone layer around the earth reflect them back in the outer space. तीसरा, moisture in the upper layer of atmosphere prevents them reaching the surface of the earth. और चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। A, B, C, D और C में कुछ नहीं। बताइए, तो ऑप्शन क्या होने चाहिए यार? चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल से ही रिपेल होगा, तो मैग्नेटिज्म इज द राइट आंसर। क्योंकि आयोनाइज पार्टिकल से तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। ओजोन लेयर तो अल्ट्रावायलेट रेज को बचाती है, ओजोन लेयर का चार्ज पार्टिकल से कुछ लेना देना नहीं। और मॉइस्चर तो किसी चीज से नहीं बचाती। तो आंसर इज ए। बेटरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा, हाँ, जैसा मैंने बोला था टर्की के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अर्थक्वेक आया तो यूपीएससी क्या करती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज और मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। ये आपको बताना है खुद से। लोकेशन कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर देने। आई विल चेक इट आउट, आई विल चेक आउट योर आंसर्स। तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना है। इट इज बिटवीन ब्लैक एंड मेडिटेरेनियन सी, राइट? सिंपली कर सकते हैं। तो अच्छा, ये सुनिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है? द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। मतलब कुछ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स के अंदर अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या होता है? रिवर्स होता है। ठीक है भाई। व्हेन अर्थ was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen, no carbon dioxide. कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, 54% ऑक्सीजन थी। तीसरा, when living organism originated, they modified the early atmosphere of Earth. बताना है 1, 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। कौन सा आंसर ठीक होगा? बताइए। देखो यार, पहली चीज तो हमने डिस्कस की है कि हाँ, अर्थ का मैग्नेटिज्म रिवर्स होता है, तो वो तो स्टेटमेंट है ठीक। लेकिन बाकी दो स्टेटमेंट यहां पे बोल, देखो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो कार्बन डाइऑक्साइड और 54% ऑक्सीजन। मतलब ये कह देते यार थोड़ी बहुत होगी कुछ, नो कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल। अब इतना वोल्केनिक इरप्शन, इतना लावा आउटबर्स्ट, इतना ब्लास्ट होना और कार्बन डाइऑक्साइड का ना होना, ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगता। मतलब सेकंड स्टेटमेंट जहां है वो तो गलत होना चाहिए ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड अर्ली एटमॉस्फेयर। क्या अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जब डेवलपमेंट हुई थी तो ऑर्गेनिजम्स थे? अर्ली एटमॉस्फेयर के अंदर ऑर्गेनिज्म थे या नहीं थे? यार वो तो बहुत बाद में डेवलप हुए हैं। आंसर इज ए। आंसर क्या रहेगा? ए। अब देखो यार, एक करंट अफेयर न्यूज में था जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। क्यों न्यूज में था? हुआ ये कि 40 सैटेलाइट थे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के। एलोन मस्क का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, उसके 40 सैटेलाइट खराब हो गए। कैसे खराब हो गए? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से। तो क्या होता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म? ये सबसे पहला सवाल आता है। तो देखो यार, होता क्या है कि सन के अंदर कभी कभी मैग्नेटिक विंड्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी वजह से वो सोलर फ्लेयर्स छोड़ता है। अब जब वहां का मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ के मैग्नेटिज्म में डिस्टर्बेंस आएगा, और उन डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास इस टाइप की इंपैक्ट देखने को मिलते हैं कि हमारे सैटेलाइट खराब हो जाते हैं, या फिर हमारी जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो ये इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। यहां भी यही देखने को मिला। तो हो सकता है स्टारलिंक रिसेंटली सीन इन न्यूज आपसे पूछ ले, या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आपसे पूछ ले। तो इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के? पहले तो हमारे कम्युनिकेशन चैनल, भाई सैटेलाइट वगैरह हैं तो उनको इंपैक्ट कर सकता है। और क्या हो सकता है आपका? कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी रेडिएशन जो स्पेस से आती है उनके ऊपर डिपेंडेंट, जैसे जीपीएस है, रेडियो सिग्नल है, फ्लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है, ये सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। और तीसरा क्या होता है? जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी हेल्थ कंडीशन भी डेटोरेट हो सकती है। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और इंपैक्ट हो सकते हैं किसके? जियोमैग्नेटिज्म के। अब जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टडी आईक्यू का ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अप्रैल, जिसके अंदर की आपको इस टाइप के हैंडमेड नोट्स जो मैं आपने पढ़ाया मैंने आपको, उसके साथ साथ में क्रक्स नोट्स, इसके साथ में लाइव क्लासेस, डाउट सेशन एंड टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मतलब दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी आप ऑप्शनल क्यों लें, इसका सवाल का आंसर सिंपल था। ज्योग्राफी देखिए, बिना ज्योग्राफी पढ़े आप सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपके प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से,
आपके मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, इकोनॉमिक्स में आते हैं। ये सब चीजें आपकी ऑप्शनल में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवर होंगी। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर, यूज कोड कपिल लाइव टू टेक एडमिशन बैच 4 2024। डोंट फॉरगेट बैच 4 2024 21 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, kapil.bhardwaj2022 पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।